हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट, क्लास 9th की ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, जिसका नाम है जलवायु। आखिर जलवायु क्या होती है, तो काफी इंपोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और मेंस में थ्योरिकल आपके ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं जलवायु से रिलेटेड, बट वो करंट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो विश्व में या भारत में कहीं भी जलवायु से रिलेटेड कोई घटना घटती है तो उस टाइप में आपके करंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज आपका चैप्टर नंबर 4। और बात आती है आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको नोट्स टेलीग्राम पर मिलेंगे जब आपकी ये 10th क्लास तक एनसीईआरटी सभी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप समझ लेते हैं जलवायु क्या है। तो फ्रेंड्स, सब अगर बात करें मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस है, तो मौसम में डिफरेंस होता है कि मौसम कभी भी बदल सकता है, उसका कोई ज्यादा लंबा टाइम कुछ नहीं होता। ठीक है, बट जो आपकी जलवायु होती है ना, ये आपकी इतनी जल्दी नहीं बदल सकती। इसे बदलने के लगभग आपको 30 साल या 40 साल तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना कि आजकल जलवायु ऐसी चल रही है। तो जलवायु कहने का मतलब यही है, ऐसी मौसम की अवस्था जो काफी सालों से बदल चुकी है। ठीक है, तो चलो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय विधि जैसे 30 वर्ष में मौसम की अवस्था तथा विविधताओं में कुल योग ही जलवायु है। ठीक है, तो मतलब जो भी लंबे समय में जो भी मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, हमें उसे ही जलवायु कहते हैं। ओके, अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जी मौसम क्या है। एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की व्याख्या। ठीक है, तो स्टूडेंट कहने का मतलब यही था कि मौसम आपका कोई ज्यादा लंबे सालों साल वो नहीं करना पड़ता इसे परिवर्तन के लिए, तो ये कभी भी हो सकता है। ठीक है, बट जो आपकी जलवायु हुई उसे काफी सालों का टाइम लगता है। आगे पॉइंट ये रखा आपका मौसम व जलवायु के तत्व। आखिर मौसम और जलवायु किन किन पर निर्भर है, तो टेम्परेचर पर, वायुमंडल पर, दाब पर, आर्द्रता पर और वर्ष पर। ठीक है, मानसून क्या है, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुक परिवर्तन। ठीक है, तो मानसून होता है जो कि आपकी ऋतुएं होती है ना, तो इन्हीं के अनुसार मानसून डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी फसलों पर भी डिपेंड होते हैं मानसून की। इस बार मानसून खराब रहा जिस कारण फसल हमारी खराब हो गई, तो आपने ऐसा भी सुना होगा। ठीक है, अब भारतीय जलवायु देखें तो मानसून कौन सा है भारत में, दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, जो कि इधर से आता है। ओके, आगे फिर देखते हैं हम अपने पॉइंट कि भारत में वर्षा की वार्षिक विभिन्नताएं क्या क्या है। तो जैसे कि मेघालय में तो 400 सेंटीमीटर की आपकी वर्षा होती है। ठीक है, और जैसे पश्चिम राजस्थान व लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से कम आपकी वर्षा होती है। ओके, तो इसलिए वहां ज्यादातर सूखा ये सब देखने को मिलता है। और अधिकांश वर्षा जून सितंबर में होती है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम मानसून है यहाँ। ओके, आगे देखते हैं जैसे कि तमिलनाडु कोरोमंडल तट, यहाँ वर्षा शीतकालीन तो उत्तर पूर्वी मानसून पर निर्भर है। ठीक है, और तटकालीन क्षेत्र देखें जो कि तटों पर स्थित है, तो तटकालीन क्षेत्र में तापमान में अंतर कम, जबकि आंतरिक भागों में मौसमी में ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर पर तो कम होता है, यहाँ का जो मौसम का स्थिति होगी वो डिपेंड कम होती है, पर ऋतुओं पर ज्यादा होती है। ओके, आगे आ जाता है जैसे कि फिर आपका उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। ओके, आगे फिर है जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारक। तो आपके मेंस में ऐसे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो अक्षांश तो आप जानते होंगे कि फिर ऊंचाई पर भी निर्भर हो सकती है। जैसे ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल की सघनता कम होती है और तापमान भी कम होता है। पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी में कम ताप यहाँ होता है। ठीक है, तो जैसे ऊंचे ऊंचे इलाके हो गए तो वहां जलवायु को वहां आराम से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, वायु दाब व पवन तंत्र में इसके जरिए हम जलवायु को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे अक्षांश व ऊंचाई पर ये निर्भर होता है, और पवन जैसे कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर अगर बहे तो जलवायु को हम नियंत्रित कर सकते हैं। सागर से दूरी होने पर कैसे, जैसे कि समकालिक प्रभाव दूरी बढ़ने पर विषमताओं में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे महाद्वीपीय अवस्था हो गई। ओके,
और महासागरीय धाराएं जैसे तटों को प्रभावित करने वाली, जैसे गर्म हो या ठंडी हो। तो महासागरीय जो महासागर ज्यादातर ठंडे होते हैं, और उनके ऊपर जैसे जैसे ही आपकी वायु बहेगी तो इस प्रकार वहां गर्म या ठंड का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। और उच्च ताप लक्षण जैसे पठार, मैदान, पर्वत पर निर्भर है। तो आपके ऐसे पॉइंट होने चाहिए जो कि आपके मेंस में भी काम आ सकते हैं ये। अब आता है एक भारत से रिलेटेड क्वेश्चन कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से आपके। तो अक्षांश है एक, तो जैसे कि कर्क रेखा देश के मध्य भाग से आपकी निकलती है। ठीक है। तो जैसे कि ऊपर का क्षेत्र है उपोष्ण जलवायु और नीचे उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है। तो यहाँ कर्क रेखा इसलिए यहाँ क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सूरज बिल्कुल यहाँ बीचों बीच में रहता है। ठीक है। अब फिर ऊंचाई में कैसे, तो उत्तर में हिमालय उत्तरी ठंड हवाओं को रोकता है। ठीक है। जो ऊपर हिमालय है ये ठंडी हवाओं को रोक देता है। ठीक है। तथा दक्षिण पश्चिम मानसून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि आपका दक्षिण से पश्चिमी की ओर मानसून आता है ना, कारण ये आता है। ओके। आगे आ जाता है फिर वायु दाब्य पवन। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और यहाँ दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन में शीतकालीन मानसून होता है, ये अक्टूबर फरवरी में, और ये कोरोमंडल तत्व में होता है। ठीक है। और फिर आपका दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन दक्षिण पश्चिमी मानसून जून सितंबर के समय पर। ठीक। फिर आगे एक आपकी पॉइंट दिया गया है जो कि यूपीएससी में पूछा भी गया है, स्टीम व पश्चिम। तो देखते हैं इसे। उपोष्ण जेठ धारा 27 से 23 उत्तरी अक्षांश के मध्य वर्षा भर बहती है। ठीक है। तो जैसे कि आपका ये भारत का मैप हो गया दक्षिण वाला इलाका। ठीक है। तो ये जेट स्टीम धारा यहाँ से बहती रहती है। ठीक है। ये पूरे विश्व में बहती है, पर भारत में ही इस वाले इलाके में ही बहती है। ओके, इतना क्लियर हो गया। लेकिन सूर्य की अवस्था परिवर्तन के साथ ही अक्षांशीय परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है। तो सूर्य की अवस्था के कारण इसी में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ओके। तो भारत में शीतकाल में उपोष्ण जेट स्टीम हिमालय की दक्षिण में अवस्थित रहती है। ठीक है। तो ये हिमालय के दक्षिण में अवस्थित रहती है। और ज्येष्ठ स्टीम धारा भूमध्य सागर व कैस्पियन सागर आदि से आर्द्रता ग्रहण कर पश्चिम विक्षोभों के रूप में हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी व उत्तरी मैदान में मावट वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। तो इसमें आपको देखो एक तो वर्ल्ड मैप भी आना चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए भूमध्य सागर कहाँ है और कैस्पियन सागर कहाँ है। तो इसका क्या कहने का मतलब, तो भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से उठकर आती है और ये भारत के हिमालय के क्षेत्र पर बहती है स्टीम धारा। ठीक है। अब इसका क्या काम होता है कि जो हिमालय में बर्फ गिरती है ना, तो ये बर्फ को गिरने के लिए जिम्मेदार है। ओके। आगे फिर यहाँ आपके कुछ पॉइंट बचे थे, वे भी हम देख लेते हैं। जैसे कि कोरियोलिस बल क्या है, तो ये आपका पीटी में आया था। पृथ्वी के घूर्णन से ये बल आपका उत्पन्न होता है, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी दो प्रकार की घूर्णन गति करती है, एक तो स्वयं की अक्ष पर और एक सूर्य की परिक्रमा लगाती है। ओके। आगे देखते हैं पवन क्या है। तो पवन देख लेते हैं। जैसे उत्तर गोलार्ध में, ठीक है, दाईं और दक्षिण गोलार्ध में ये बहती है, और बाईं ओर इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। जेट धारा क्या है, तो बता दिया, इसे जेट स्टीम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऊपरी वायुमंडल क्षोभ सीमा के पास तेज गति से चलने वाली ये हवा आपकी होती है। ठीक है। तो इसे जेट धारा क्यों बोला जाता है। ठीक है। तो जो आपके वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये युद्ध में जेट लड़ाकू विमान होते थे ना, तो उनके नाम पर इसका जेट धारा नाम रखा गया था। ठीक है। और आगे फिर देखते हैं पश्चिम विक्षोभ क्या। नवंबर के टाइम पर ये मरिया जेट धारा के साथ ये आती है। ठीक है। और फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो ये कहाँ आता है, जैसे बंगाल की खाड़ी व अरब के सागर में ये आता है।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके मेंस में चक्रवात से रिलेटेड हर साल आते ही हैं। ठीक है, अब आ जाता है भारतीय मानसून। पवन तंत्र व मौसमी उपकरण मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 20 डिग्री नॉर्थ में और 20 डिग्री आपका साउथ के मध्य में। ओके स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं ऋतु। आखिर ये ऋतुएं क्या होती हैं? तो ठीक है, तो इन्हें अब हम देख लेते हैं एक एक करके। पहले आती है आपकी ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों का मौसम। ठीक है, तो ये मार्च मई के टाइम पर होता है और सूर्य उत्तरायण कर्क रेखा की ओर होता है। यानी कि जो सूर्य होता है ना, इस समय बिल्कुल कर्क रेखा के बीचों बीच में होता है। ठीक है, इस कारण यहां गर्मी देखने को मिलती है। कौन से टाइम पर? मार्च और मई के टाइम पर। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें फिर। उत्तरी पश्चिम भारत में मई जून में तापमान सेल्सियस प्लस हो जाता है। उत्तर भारत में तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी होती है और लू हवा चलती है। आप लू का नाम तो आपने सुना होगा। उत्तरी पश्चिम भारत स्थानीय शुष्क व गर्म पवने ये लू होती हैं। ओके, मानसून पूर्व वर्षा तंत्र पश्चिम बंगाल, काल वैशाली, कर्नाटक व केरल, इन स्थानों पर आपका यहाँ वर्षा तंत्र होता है। ठीक है, और फिर वर्षा ऋतु क्या है? तो मानसून का आगमन वह भारत में वर्षा प्रतिरूप है। जब भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। तो पॉइंट 1 में दे रखा है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो जून से सितंबर के टाइम पर आता है और ये ITC-Z कर्क रेखा के उत्तर में, जो कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन को आकर्षित करता है। ठीक है, और इसके कारण होने वाली फसलों को हानि या लाभ हमें सभी पता होने चाहिए। तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनी भूमध्य रेखा को पार कर दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रमुख रूप से 2 शाखाओं क्रम, जैसे अरब सागर हो आपका, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के रूप में भारत में दक्षिण मानसून में वर्षा करता है। ओके, तो पहला पॉइंट आपका ये था। तो जैसे यहाँ डायग्राम में बना रखा है, ठीक है, तो जेठ धारा आपकी ये रही और जो आपका मानसून आता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ आता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में भी चला जाता है और अरब की सागर में भी। ठीक है, और यहाँ आपके फिर बता रखे हैं किसके कारण वर्षा कितने सेंटीमीटर में आपकी देखने को मिलती है। ओके, आगे आ जाता है आपका फिर शीत ऋतु। तो शीत ऋतु नवंबर टू फरवरी में ये आपका समय होता है। उत्तर भारत टेम्परेचर यहाँ कम हो जाता है। ठीक है, नवंबर के टाइम पे आ जाती है। ठीक है, और जो दक्षिण भारत का टेम्परेचर है ना, वो यहाँ बढ़ने लगता है। ठीक है, वहां अब गर्मी होने लगती है। ठीक है, दिन गर्म होते हैं और रात ठंडी होती है। उत्तर के मैदान में तुषारपात व हिमालय के ढालों में हिमनन यहाँ होता है। ठीक है, पवने स्थल से सागर की ओर बहने लगती हैं। जैसे पवने हो गई आपकी स्थल से सागर की ओर जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आपकी अरब सागर की ओर, बंगाल सागर की ओर जाने लगती हैं। और फिर जो कि आपकी उत्तर से पूर्वी व्यापारी की पवने होती हैं। ओके इसमें जैसा कि अब डायग्राम में आप देख रहे होंगे, तो देखा आपने, तो ये पवने फिर आपके इस टाइप में बहने लगती हैं। ओके, और ये डायग्राम आपको जरूर पता होना चाहिए। और इसमें ज्योग्राफी के साथ आप एक ध्यान रखना कि आपको भारत का मैप तो पता होना ही चाहिए, उसके साथ ही आपको वर्ल्ड मैप का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप जल्दी जल्दी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेंस में तो आपको इतना सजाने का टाइम तो मिलेगा नहीं। ठीक, तो आप कैसे भी करके मतलब इन्हें बनाने सीख जाओ। 1-2 बार प्रैक्टिस करना, आपको बनाने आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन्हें बनाना सीख सकते हो। ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे तो जैसे कि स्क्रीन पर है तो ढंग से यहाँ बन नहीं पाता, बट आप जैसी कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे ना, आप और ढंग से बना सकते हो। तो विश्व का डायग्राम ये सब आपको बनाने आने चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।